हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज हम कवर करेंगे अध्याय 7। इससे पहले हम चैप्टर्स जो हैं 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। वो प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर है राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य कैसे बना, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है रोशन के रुपए। ठीक है, रोशन को दिखाया गया, इसके रुपए की बात होती है। कैसे इसकी शुरुआत होती है? जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वे बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो आइए जानते हैं हम लोग राज्य से साम्राज्य के बारे में। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए हम जिन शेरों के चित्रों के रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। स्तंभ के बारे में हम लोगों ने 6 में पढ़ा था। अध्याय चैप्टर नंबर जब 6 हम लोग पढ़ रहे थे, कल ही पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें कि ये अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो ये अशोक के दादा थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। किसमें? तो अर्थशास्त्र नाम की किताब में। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया। अभी हम आपको मानचित्र भी दिखाएंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला जो है ये उत्तर पश्चिम और कहाँ है? तो मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। फ्रेंड्स, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो साम्राज्य के जो लोग हुआ करते थे, किसान और पशुपालक, वे गांवों में बसे हुआ करते थे और ज्यादातर हिस्सों में क्या हुआ करता था? तो जंगलों से भरा हुआ होता था ये सब मध्य भारत का। ठीक है, और वहां पर फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जो थे ये लोग अपनी जीविका चलाते थे। और अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न क्या करते थे? तो भाषाएं भी बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी किया करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब हम लोग देखते हैं जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, वो आपको बताना है। इससे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा दें, ये दिखाया गया इस तरह के जो है मोहर बनी होती है। देखे होंगे आपने, पैसे शेरों वाला स्तंभ जो था वह कैसा था? तो इस तरह का हुआ करता था। ठीक है, नोट आप लोग देखते ही हैं तो पता होगा। और आपको एक पॉइंट बता दें, वंश। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? तो चंद्रगुप्त, उसका बेटा कौन था? तो बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक। अब इनका क्रम आपको याद रखना है। पहले कौन थे? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? तो बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? तो अशोक हुआ। इसीलिए चंद्रगुप्त जो था अशोक का दादा था। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे हम आपको मानचित्र में दिखाते हैं क्या अभिलेख के प्राप्ति स्थल और महत्वपूर्ण नगर। पहले तो आप लोग देखिएगा, महत्वपूर्ण नगर जो ब्लैक डॉट से हैं ये महत्वपूर्ण नगर हैं। ये क्या है? तो तक्षशिला महत्वपूर्ण नगर है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, और क्या क्या है देखिएगा,
यही जो है ये क्या है, महत्वपूर्ण नगर है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। इसके साथ साथ अब देखते हैं अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, कहाँ कहाँ से अभिलेख मिले हैं। तो देखिएगा, लंपक है, कंधार है, मनसेहरा है, सहवाजगढ़ी है, सहवाजगढ़ी इंपॉर्टेंट है, कलसी, टोपरा, बहापुरा जो कि दिल्ली में है, मेरठ से मिले हैं, लुम्बिनी से मिले हैं। हम आपको बताना है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, रामपुरवा, लौरिया, सारनाथ और कौसाम्बी, गुज्जर, और फिर क्या है गिरनार और पनगुरिया, सांची, सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपनाथ, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र तो नगर है। आगे देखिएगा, कलिंग से मिले हैं, धौली से मिले हैं, जौगढ़, सोपार, सन्नती, यहाँ से सब क्या मिले हैं, तो स्तूप मिले हैं, मशकी, एरगुड़ी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो ये यहाँ सब से क्या मिले हैं, तो यहाँ से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, अभिलेख की प्राप्ति इसी स्थल से हुई है, और कुछ महानगर थे जो कि बताए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। राज्य जो है साम्राज्य से भिन्न कैसे होता था, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य क्या हुआ करते थे, तो साम्राज्य तो बड़े हुआ करते थे और उनकी रक्षा के लिए भी बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, जब साम्राज्य बड़ा होगा तो ज़्यादा सेना की भी तो जरूरत पड़ेगी, सम्राटों की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी, और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी होती थी। अब कोई चीज़ जब ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके लिए साधन भी तो ज़्यादा ही होंगे, उसकी व्यवस्थाएं भी तो ज़्यादा ही बनानी पड़ेंगी, उसकी योजनाएं भी तो ज़्यादा ही करनी पड़ेंगी, इसलिए राज्य से साम्राज्य जो होता था वह भिन्न हुआ करता था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा हुआ करता था। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य जो था ये कैसा था, बहुत बड़ा था, ठीक है, और अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। और फ्रेंड्स अब पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। सम्राट जो है वह पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा नियंत्रण किया करता था। और इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इलाकों के गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालक और जो शिल्पकार व्यापारी हुआ करते थे, ये कर इकट्ठा करके राजा के अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, अधिकारी क्या करते थे, तो उनको सजा देते थे। जो राजा की आगे का उल्लंघन करेगा तो अधिकारी क्या करते थे, उनको सजा देते थे, और इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। और जो संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे कि राजा को संदेश पहुंचा सके, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जो अधिकारी राजा भेजते थे तो राजा के कुछ जासूस हुआ करते थे जो उन अधिकारियों पर नजर रखते थे, ठीक है, चोरी छुपे। और फ्रेंड्स क्या हुआ करता था, इन सब के ऊपर सम्राट था। कौन था, तो सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। तो सब पर नियंत्रण कौन करता था, सम्राट करता था। और फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या फिर प्रांत आया करते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों की ही माना जाता था, नियमों को ही माना जाता था, ऐसा लगता था, ठीक है। आगे देखिएगा कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। कैसे थे, जो प्रादेशिक केंद्र थे इनके बीच जो थे विस्तृत क्षेत्र थे, और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। जो मौर्य शासक हुआ करते थे तो वह सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। वो इसलिए आवागमन के लिए ये महत्वपूर्ण थे, इसलिए किया करते थे, और यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते रहते थे। कहाँ से, तो मार्गों और नदियों से, और उसे इकट्ठा किया जाता था। जो कर और भेंट मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या, जो ये था उत्तर पश्चिम कंबल जो था, और दक्षिण भारत जो था ये सोने के लिए, और उत्तर पश्चिम किसके लिए, तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और फ्रेंड्स यहाँ से कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध था, और संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे।
और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देते रहेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं नजराना। नजराना क्या होता है? तो जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रिय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, तो समझ गए नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित जो है ढंग से इकट्ठे किए जाते थे और लोग क्या करते थे, अपनी इच्छा से देते थे, उसे क्या कहते थे? नजराना कहते थे। अब फ्रेंड्स, राजधानी में सम्राट की बात करते हैं। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का नाम सुना होगा आपने। ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर, इसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ये यूनानी राजा था पश्चिम एशिया का। और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो मेगास्थनीज ने किस प्रकार विवरण दिया है, आज हम लोग वह पढ़ते हैं। इसने कहा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक जो होते हैं वे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और कुछ अंगरक्षक पेड़ों पर को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा जो होता है वह सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और फ्रेंड्स, बात करते हैं पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। मेगास्थनीज ने क्या कहा है? पाटलिपुत्र आधुनिक, जो कि प्रेजेंट टाइम में पटना है, इसके बारे में, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है, किसके बारे में कहा? तो पाटलिपुत्र के बारे में। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो आप समझ गए कि जो मेगास्थनीज था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने जो वर्णन किया है उसके बारे में हमने बताया। इसने सम्राट का जो वर्णन किया है और जो पाटलिपुत्र के बारे में इसने वर्णन किया है वह हमने आपको बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक एक अनोखा सम्राट बना। कैसे? अशोक जो था वो बहुत ही फेमस सम्राट बना। तो आइए जानते हैं अशोक के बारे में। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब अशोक का कलिंग युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। तो कलिंग जो है ये तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, अभी मानचित्र पास जब हमने आपको दिखाया तो उसमें दिखाया था अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। किसने? तो अशोक ने। जब कलिंग युद्ध हुआ तब उड़ीसा का प्राचीन नाम है तटवर्ती उड़ीसा का, तो वहीं से उन्होंने जब ज़्यादा खून खराबा देखा तो उन्हें नफरत सी हो गई और उन्होंने कहा आज के बाद कभी भी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। आइए आगे देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो जो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किया है वह किस अभिलेख में किया है और क्या कहा है? अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मर जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और बतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी युद्ध में तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय
किया है। तो अशोक ने क्या किया, धम्म का पालन कर लिया और उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का निश्चय कर लिया। आगे उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये बात अशोक ने सोची है। और जो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। धम्म जो है ये संस्कृत शब्द जो है हमारा धर्म, उसका प्राकृतिक रूप है धम्म। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अशोक ने कर्मकांड की बात नहीं की है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जटसन डिजन वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने धम्म में कर्मकांड की आवश्यकता की है, नहीं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। कहाँ? तो सीरिया, मिस्र और ग्रीक में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनका नाम याद रखिएगा। इनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इस कार्य हेतु उन्होंने कहाँ भेज दिया था? तो श्रीलंका भेज दिया था अपने पुत्र और पुत्री। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। देखिएगा आप, कितनी सुंदर उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति बनी है। देखिएगा, एकदम रियल मूर्ति लगती है, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, और फिर क्या हुआ, हेतु उसने श्रीलंका भेज दिया अपने पुत्र और पुत्री को। किसने? तो अशोक ने। किसे नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। और फिर उन्होंने क्या किया, सड़कें बनवाई, कुआं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। किसने? तो अशोक ने। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अशोक जो था वह सम्राट बना, तो उसने क्या किया, अब मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की है। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश रहा, आइए वो पढ़ते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर, या जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ये बात किसने कही है? अशोक ने कही है अपनी प्रजा के लिए। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या थीं जो कि अशोक ने बताई हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये बात किसने कही है? तो अशोक ने कही है, जो कि उन्होंने अपनी प्रजा को ये संदेश दिया है। और फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ब्रह्मी लिपि के कुछ जो लिखे हैं। तो ब्रह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो जो इस तरह से हम लोग आ बनाते हैं वो हमारा क्या है, ये देवनागरी लिपि जो कि हिंदी है। इसे हम लोग आरंभिक ब्रह्मी में कैसे लिखते हैं? तो इस तरह से लिखते हैं, देखिएगा। और ये तो हमारा देवनागरी लिपि हिंदी में ही ऐसे लिखा होता है। ये जो है इस तरह से बांग्ला में लिखा हुआ। ये क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां दिखाई गई हैं।
तो मलयालम को कैसे लिखते हैं? मलयालम में जो अ बनाया जाता है वह इस तरह का बनाया जाता है और तमिल में इस तरह का बनाया जाता है। तो इस तरह की ये विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं जो कि आपको दिखाई गई। तो आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही था हमारा, यहीं तक था, जो कि हमने आपको पूरा रिवाइज करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है, मैं निश्चय किया कि आज के बाद वो ये युद्ध नहीं करेंगे। और अशोक एक अनोखा सम्राट किस तरह बना, और वो जो था किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त का पोता था अशोक, ठीक है। और उसके दरबार में कौन आया था चंद्रगुप्त के? तो वह आया था सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है। बाकी हमने आपको नगर बताया, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और वंश के बारे में बताया, और जो राज चंद्रगुप्त उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ करता था। इनका क्रम आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।